हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 में हम सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ डिस्कस करने वाले हैं। हेनरीज लॉ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी। यू नो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can dissolve in a specified amount of solvent at specified temperature and pressure। यानी हमारे पास सोल्यूट है और हमने स्पेसिफाइड अमाउंट डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट में, हमें मिलेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। अब ये बात कर रहा है कि सर टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड रखना है हमने, फिक्स एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट आपको, अब वो सॉल्यूशन मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में पार्ट नंबर 1 हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड मीन्स जैसे NaCl और ग्लूकोज है, इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये किस बात पर डिपेंड करता है। सीधा से एक फंडा है, आपने पहले पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी पोलर जो होते हैं, पोलर डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व्स इन पोलर, एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर। ओके, तो पोलर सोल्यूट है तो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, है ना। फैक्टर, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इसमें भी यही बात करनी है, यानी डिजोल्व लाइक, डिजोल्व्स लाइक। देखो पोलर किस में डिजोल्व होगा, पोलर में डिजोल्व होगा। सपोज मेरे पास वाटर है तो ये डिजोल्व होगा, वाटर को हम डिजोल्व कर रहे हैं, या कोई सोल्यूट हमने लिया तो हम उसको डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे NaCl लिया मैंने, ये सोल्यूट, तो NaCl है सोल्यूट, ये डिजोल्व होगा पोलर में, यानी ये क्या है, सोलवेंट, है ना। ये सोल्यूट पोलर है तो ये पोलर सोलवेंट में ही डिजोल्व होगा। सपोज मेरे पास एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, ये क्या होता है, नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। तो इसको डिजोल्व करेंगे हम किस में, बेंजीन में, क्योंकि ये बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या होगा, ये भी नॉन पोलर है। तो पहली नेचर हमने ये समझ ली कि जैसे जो सॉल्वेंट है वैसा ही कैसा होना चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट। देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन ये बात जो सच है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। दिस वैलिड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, अब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो बात है जिसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज कर रही है, ये होती है एक्सोथर्मिक के लिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब प्रेशर का इफेक्ट, आपने कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और आप इसको लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। ये बात ओनली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड के लिए सही होती है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट डाउन हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस की सोलिबिलिटी हम लिक्विड में देख रहे हैं। हमारे डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड बिवरेजेस होती हैं, इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है और इसको सील्ड कर दिया जाता है एक प्रेशर पर, एक टेम्परेचर पर। ओके, तो हम देखेंगे इसमें कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं हमने ये देखना है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। आपको पता है स्टूडेंट, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये डिक्रीज़ करेगी स्टूडेंट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज़ होती है। आप ज़रा सोचो, हमारे पास मान लो एक बीकर है और हमने इसमें लिक्विड रखा है और हम यहाँ से टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखो ये वाटर क्या है, वेपर बन के ऊपर उड़ेगा। अब आप इसमें कोई गैस भी अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं और सील्ड करेंगे आप, CO2 गैस सपोज आप इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो ये वाटर वेपर बन रहा है तो ये गैस इसके साथ बाहर आ जाएगी, यानी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है कि एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल comfort in the cold water than hot water। देखो स्टूडेंट, इसका रीज़न यही है कि जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अमाउंट में उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो जो फिशेज़ होती हैं, वो फिश जो है वो कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करेगी, कोल्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या मिलेगी, उस कोल्ड वाटर से ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। गर्म पानी है उसमें ऑक्सीजन क्या होगी, कम डिजोल्व होगी। क्लियर होती है बात। यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो, आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर गैस का जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो लिक्विड में अच्छे से यानी बढ़ जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इस बात को सबसे पहले बताने वाला जो साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रूव किया था वो था हेनरी। अब यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे हेनरी लो, जो वो पूरी बात बताएगा कि प्रेशर बढ़ने पर गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में या लिक्विड में कैसे इंक्रीज़ होती है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हेनरी लो की तरफ हम मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये नोट डाउन कर लिया आपने। आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है हेनरी लॉ। दिस गिवन बाय हेनरी, सो वी कैन से द हेनरी लॉ। ये क्या बोलता है, जैसे मान लो ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, इसमें हमने CO2 को फिल करना है और इसको सील्ड आउट करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्रेशर। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, प्रेशर। ठीक, एक निश्चित एक डेफिनिट प्रेशर पर CO2 इसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी, है ना। तो ये बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। एक डेफिनिट टेम्परेचर हमने यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, अब इस बात को आप समझिए। ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन
यानी लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट ए डेफिनिट टेम्परेचर, है ना। तो देखो यहाँ पे ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे यहाँ पे हीलियम गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर चेक कर लेंगे, ऑक्सीजन का हम पार्शियल प्रेशर चेक कर लेंगे, और ये इसमें डिजोल्व हो रही है इस तरह से ऊपर से। तो देखो इसके जो मोल होंगे हम उसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं उसको मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और जो ये मोल फ्रैक्शन है ये बिल्कुल बराबर होता है किसके, प्रेशर। हम इस प्रेशर ना बोलकर हम इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अलग अलग गैस का, इंडिविजुअल गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, तो हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक। यानी P जो है ये पार्शियल प्रेशर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इज द, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है P इक्वल्स टू KH एंड मोल फ्रैक्शन, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, फ्रैक्शन ऑफ गैसेस या गैस, दिस इज द पार्शियल प्रेशर, और ये होता है हेनरी कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, उसी के नाम पर बनता है हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्शियल प्रेशर पर, नेचर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पर, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम उसमें रखा है इस कंटेनर में, जो गैस मिक्स कर रहे हैं, ये इन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा, यानी जो प्रेशर है वो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, उसमें जो सॉल्वेंट है, हमने जो सॉल्वेंट मिलाया उस सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर होती बात। अब बात आती है स्टूडेंट ये KH यानी हेनरी कांस्टेंट क्या है। देखो इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स रहती है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। हम देखेंगे ये अच्छा एग्जाम में गिवन होती है कई बार। गैस हीलियम है, इसके लिए मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 144 लिखी है, एक फिक्स टेम्परेचर पर है ये। हाइड्रोजन के लिए 69 और ऑक्सीजन के लिए 35। यहाँ पे एक बात आप स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH क्या होगा, इंक्रीज होगा, और KH इंक्रीज होगा तो सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सोलेबिलिटी डिक्रीज, यानी मोर KH वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हीलियम की सबसे ज़्यादा 144 है, तो ये नॉट सोल्यूबल। हाइड्रोजन की कितनी है 69, तो सोल्यूबल हो जाएगी, कम है इसलिए तो बहुत ज़्यादा है, तो ये सोल्यूबल हो जाएगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन यानी ये मोर सोल्यूबल होगी, क्योंकि इसकी सबसे कम में 35 है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, दिस इज द मोर सोल्यूबल। ओके, आगे मूव करते हैं। कुछ अभी इसकी लिमिटेशन है और कुछ एप्लीकेशन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया ये आपका। आगे हम लिमिटेशन की बात करते हैं हेनरी लॉ की। लिमिटेशन में देखो हमने देखना है नंबर 1 लिमिटेशन, प्रेशर इज नॉट टू वेरी हाई। प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इतनी ज़्यादा प्रेशर आपने दिया, मान लो आप कोई गैस को, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में आप फिल कर रहे हैं, तो आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये सब मटेरियल बाहर आ जाएगा, है ना। तो प्रेशर इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, पहली लिमिट तो ये बनती है। दूसरी लिमिटेशन इसकी है, टेम्परेचर इज़ नॉट टू वेरी लो। तो टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि इतना कम हो जाए कि वो फ्रीज़ करने लगे। मान लो आप इस कंटेनर में 0 डिग्री टेम्परेचर दिया और ये क्या करने लगा, फ्रीज़ करने लगा। अब इसमें आप CO2 को मिक्स करना चाहते हैं तो मिक्स नहीं होगी ना। तो टेम्परेचर इज़ नॉट टू वेरी लो, टेम्परेचर भी
लो, ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, है ना। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए और एक स्पेसिफाइड प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और बता दूँ आपको। थर्ड पॉइंट है इसका जो लिमिट है, गैसेस जो है, गैसेस आर नॉट केमिकली रिएक्ट। तो गैसेस जो आप डिजोल्व कर रहे हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट है हमारा वो है एप्लीकेशंस। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। आप कोका कोला या पेप्सी लाते हैं तो आपने सील्ड आउट करते हैं तो एकदम से CO2 वो गैसेस निकलती है ना। ओके, तो हम सील्ड करते हैं, प्रेशर बढ़ाकर CO2 की सॉल्युबिलिटी हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन होती है, यानी प्रेशर पर हम CO2 गैस को भर रहे हैं, तो ये हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन है। ओके, अब एप्लीकेशन नंबर 2, हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर कोई माउंटेनियर जो होता है वो जब ऊपर जाते हैं तो देखा होगा आपने, एक सिलेंडर को लेकर जाते हैं। मान लो कोई माउंटेनियर जो है वो ऊपर जा रहा है ये इस तरह से, ठीक है। अब वो उसके पास अगर गैस सिलेंडर नहीं है जो वो सिलेंडर लेकर जाता है तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर चला जाएगा। हाई एल्टीट्यूड तो क्या होगा, वो इस तरह से बेहोश हो जाता है। ठीक है, वो नहीं सोच पाता क्या हो रहा उसके साथ। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है उसको ऑक्सीजन नहीं, एन मतलब एब्सेंट, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है और वो प्रॉपर सोच भी नहीं पाता है, अनेबल टू थिंक, ठीक, कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि प्रेशर ऊपर जाने पर माउंटेनियर जो हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो उसकी जो बॉडी है, जो हीमोग्लोबिन है, वो क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, जिससे प्रॉपर उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो बेहोश हो जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, पॉन्ड या मैरीन में जो गोताखोर होते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, वो जब इसमें नीचे जाते हैं तो देखा होगा वो भी एक सिलेंडर लेकर ही जाते हैं। अच्छा, ये इसको बचने के लिए यहाँ पे ये जो हाई एल्टीट्यूड के लिए जो जाते हैं माउंटेनियर, ये भी क्या लेकर जाते हैं, एक सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसमें O2 है ना, और भी अदर गैसेस भी इसके साथ फिल करके वो साथ में ले जाता है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, स्क्यूबा डाइवर जब पानी में जाते हैं ठीक है, तो वो नीचे बॉटम में चले जाते हैं एकदम और नीचे काफ़ी देर तक रहते हैं, है ना, काफ़ी देर तक नीचे रहते हैं। और जब वो ऊपर आते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो होता है प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर इंक्रीज़ होने से इसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होती है वो, यानी एटमॉस्फेरिक गैसेज है, नाइट्रोजन ज़्यादा डिजोल्व हो गई और नाइट्रोजन ज़्यादा डिजोल्व होने से इसकी बॉडी में क्या आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरी जो ब्लड रहता है जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में मिक्स हो गई। अब नाइट्रोजन मिक्स हो गई तो इसकी बॉडी में पेनफुल सेंसेशन होती है, दर्द होता है, पेनफुल सेंसेशन। इस पेनफुल सेंसेशन को एक नाम दिया गया, दिस इज़ नोन एज द BENDS, बेंस। इसको बोलते हैं हम बेंस। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो एक क्या लेके जाते हैं, एक टैंक से ले जाते हैं, है ना, और उसमें क्या होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है अमाउंट में, उसमें हीलियम भी एक अमाउंट में होती है और उसमें कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन। तो इनकी एक स्पेशल परसेंटेज होती है। जैसे हीलियम जो होती है वो लगभग 11% होती है,
और जो ऑक्सीजन होती है वो 32% रहती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो 56% के करीब रहती है ना। तो ये एक रेशियो होता है, इस टैंक्स में रखकर ये ले जाते हैं, नीचे जाते हैं तो उनको ऐसी ये बैंड्स की कंडीशन नहीं होती, यानी इससे अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ से कंसेप्ट काफ़ी हमने क्लियर कर लिए। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है हर साल एग्जाम में, इसको आप नोट डाउन कीजिए। और आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हम नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से नोट्स हम बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।